सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक हैट के बारे में। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर्स की, जहां कुछ हैकर्स अपने आप को अमीर बनाने के लिए पूरी दुनिया को लूटने में लगे रहते हैं, वहीं कुछ हैकर उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने हांगकांग का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक पावर प्लांट को देखते हैं। लेकिन अचानक यहाँ के मशीन को कुछ लोग हैक कर लेते हैं और यहाँ की जो कूलिंग मशीन है उसे भी बंद कर दिया जाता है। इसीलिए पूरा का पूरा प्लांट हीट होने लगता है और एक वक्त के बाद यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है कि यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिसमें लगभग ये पावर प्लांट तबाह हो जाता है। तभी हम साइबर वॉरफेयर के कैप्टन को देखते हैं जिसका नाम है चेन दवाई। और चेन से सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि चेन कभी MIT में हुआ करता था और वो वहाँ का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट में से एक था। इसीलिए उन्हें लगता है कि इस गुत्थी को वही सुलझा सकता है। फिर चेन सारी चीजों को समझाने लगता है कि आखिर यहाँ पे लोगों ने कैसे सिस्टम को हैक किया। उन लोगों ने रिमोट एक्सेस ट्रोजन का इस्तेमाल किया और इसकी मदद से उन लोगों ने पावर प्लांट के सिस्टम को आसानी से हैक कर लिया क्योंकि वहाँ का सिस्टम अप टू डेट नहीं था। वहीं अमेरिका में भी कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की थी लेकिन वहाँ का सिस्टम अपडेट था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सके। तब ये लोग पूछते हैं कि जब उन लोगों ने रैट का इस्तेमाल करके सिस्टम को हैक किया है तब क्या रैट की मदद से हम उसे नहीं पकड़ सकते। तब चेन कहता है कि हम पकड़ सकते हैं उन्हें, लेकिन हमें उसके लिए रैट का कोड चाहिए होगा। लेकिन अभी हम कोड के पास नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ का पावर प्लांट बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है और अगर हमें उनका पता लगाना है तब हमें वहाँ से हार्ड ड्राइव लानी पड़ेगी। इसीलिए अब हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो जगह ठंडा नहीं हो जाता। लेकिन जल्दी ही चेन ये सारे डिटेल्स भेज देता है FBI के पास ताकि वो ज्यादातर चीजों का पता लगाए। फिर जल्दी FBI वाले उसके पास कुछ कोड्स को भेजते हैं। फिर चेन जैसे ही कोड्स को देखता है वो परेशान हो जाता है। फिर वो पहुंचता है अपनी बहन के पास जिसका नाम है चेन लियन और उसे वो पूरी बात बताता है और यह भी कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तभी मैं इस गुत्थी को सुलझा पाऊंगा। लेकिन लियन कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं किसी और चीज पे काम कर रही हूँ। तब चेन उसे फिर से समझाता है और कहता है कि FBI ने मेरे पास कुछ कोड्स भेजे थे जिन्हें देखने के बाद मुझे पता लगा कि ये ब्लैक हैट हैकर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तब ये आगे क्या करेंगे कोई भी नहीं जानता और उन्हें पकड़ने के लिए मुझे कोई भरोसेमंद चाहिए और एक बेहतरीन नेटवर्क इंजीनियर चाहिए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद तुम हो और तुम एक बेहतरीन नेटवर्क इंजीनियर हो, इसीलिए इस काम में मेरी मदद करो। फिर इन बातों को सुनने के बाद लियन भी मान जाती है। तभी इन्हें पता लगता है कि इन हैकर्स ने स्टॉक मार्केट को हैक किया था और वहाँ पे शेयर्स के दाम में उलटफेर कर दिया। फिर इस बात को सुनते ही ये दोनों पहुँचते हैं FBI के ऑफिस। यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है FBI की एजेंट कैरल से। फिर वो उसे पूरी बात बताते हैं और चेन कहता है कि मैं इन लोगों को पकड़ लूंगा लेकिन मुझे एक आदमी की जरूरत है और उसका नाम है निकोलस हाथवे। फिर निकोलस का नाम सुनते ही कैरल यहाँ पे भड़क जाती है और कहती है कि निकोलस तुम्हें नहीं मिल सकता क्योंकि वो अभी जेल में है। तुम्हें पता भी है उसने कितने सारे बैंक्स को लूटा है। हमारे डेटा में है कि उसने $46 मिलियन रुपए चुराए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसने उससे भी ज्यादा पैसे चुराए हैं और उसने इस तरीके से चोरी की है जिसका हमें अभी तक पता नहीं लगा। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे काम का होगा। तब चेन बताता है कि MIT में वो मेरा रूममेट था और मैंने एक किताब लिखी थी जिनमें से ज्यादातर चीजें निकोलस ने बताई थी और इन हैकर्स ने उन्हीं में से कुछ चीजों का इस्तेमाल किया है। इसीलिए अगर हमें वैसे खतरनाक हैकर्स को पकड़ना है तब हमें उनसे भी खतरनाक आदमी को ढूंढना पड़ेगा और वो काम सिर्फ निकोलस कर सकता है क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है और उस किताब का असली राइटर मैं नहीं बल्कि निकोलस है। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद कैरल अपना दिमाग लगाती है और निकोलस को बाहर निकलवा देती है। फिर ये लोग पहुंचते हैं सिस्टम के पास और उन हैकर्स के बारे में सारी चीजों को पता लगाने लगते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि हाल ही में जिस सिस्टम को उन लोगों ने हैक किया था उसमें बहुत ही तगड़े फायरवॉल्स लगे हुए थे जिन फायरवॉल्स को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। अगर उसे इन फायरवॉल्स को ब्रेक करना है तब उसे खुद आना पड़ेगा सिस्टम के पास और सिस्टम के अंदर उसे रेड कोड को डालना पड़ेगा। फिर इन सारी चीजों को देखने के बाद अब निकोलस सिस्टम को चेक करता है और वो रॉबी नाम के आदमी से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई आया था। तब वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर अंदर आने के लिए एक्सेस चाहिए और मैंने सारे के सारे एक्सेस कार्ड्स को चेक किया है और यहाँ पे जो कुछ भी होता है सारी चीजें मेरी निगरानी में होती हैं, इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पे बाहर का कोई भी नहीं आया था। तब निकोलस सिस्टम को चेक करने लगता है। तब सिस्टम में उसे एक नई फाइल मिलती है। फिर वो जैसे ही फाइल को खोलता है उसे पता लगता है कि यही रेड कोड है। फिर लोग रॉबी से पूछताछ करने लगते हैं और रॉबी से पूछते हैं कि क्या तुमने कोई भी डिवाइस बाहर छोड़ी थी जैसे कि अपना पेन ड्राइव। तब वो कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। फिर ये लोग पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा भी मुलाजिम था जिसने हाल ही में नौकरी छोड़ी हो। तब वो बताता है कि यहाँ पे लोजाना नाम का एक आदमी था, उसने बस 1 महीने काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। फिर ये लोग पूछते हैं कि क्या उसके पास यहाँ का एक्सेस था। तब रॉबी कहता है कि हाँ। तब ये लोग लोजाना की सारे फाइल्स को चेक करने लगते हैं
और वो सीसीटीवी फुटेज को भी देखते हैं। तब उन्हें लुजाना की शक्ल नजर आ जाती है और उसका एड्रेस भी उन्हें मिल जाता है। फिर अगले दिन ये लोग पहुंचते हैं लुजाना के घर पे। तब इन्हें लुजाना की लाश मिलती है यहाँ पे, जिसकी मौत हो गई है ड्रग के ओवरडोज से। फिर निकोलस चेक करने लगता है लुजाना का यहाँ पे कंप्यूटर। तब उसे पता लगता है कि लुजाना किसी आदमी से चैट कर रहा था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही हैकर है जिसने हर जगह तबाही मचाई है और उसने एक मीटिंग फिक्स की थी इसके साथ, लेकिन उससे पहले ही ये मर गया। तब निकोलस बात करने लगता है उससे लुजाना बन के, कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब इनकी मीटिंग फिक्स होती है एक चाइनीज रेस्टोरेंट में, लेकिन अब ये लोग उस हैकर को कैसे भी ट्रैक करना चाहते हैं, इसीलिए जल्दी से ये लोग आईपी एड्रेस को निकाल लेते हैं। लेकिन जब ये लोग आईपी एड्रेस को ट्रेस करना शुरू करते हैं तो हमेशा ही लोकेशन बदलती रहती है। फिर इन्हें पता लगता है कि वो किसी तरीके का VPN का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए ये लोग उसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तभी यहाँ पे आता है मार्शल मार्क और अब उसे भी ये सारी बातें पता है, इसीलिए वो कैरल को बार बार कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। तब निकोलस कहता है कि क्या मैं तुम्हारा फोन देख सकता हूँ, और मार्क उसे फोन दे देता है। फिर वो फोन लेता है और फोन के रोमिंग को ऑन कर देता है। उसके साथ साथ वो उसके GPS ट्रैकर का रिफ्रेश रेट 1 मिनट से हटा करके 1 दिन पे कर देता है, क्योंकि निकोलस के पैर में एक GPS लगा है जिससे ये लोग हमेशा ही उसे ट्रेस कर सकते हैं। इसीलिए निकोलस ने ऐसा किया है ताकि अगर वो कहीं भागे तब उसके पास 1 दिन का वक्त मिल जाए। लेकिन अब ये लोग फिर से सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि इन्हें ज्यादा चीजें नहीं पता। फिर ये लोग हर एक कड़ी को जोड़ने लगते हैं कि आखिर उन लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज को क्यों हैक किया और इससे किसको फायदा होगा। फिर वो सारे लोगों के डिटेल्स निकालते हैं जितने भी लोगों ने उस दिन सबसे ज्यादा पैसे बनाए। तब उन्हें एक आदमी का नाम मिलता है और जब वो लोग उसके डिटेल्स को खोलते हैं तब उन्हें पता लगता है कि 3 लोगों ने यहाँ से ट्रांजैक्शन किया है, वो भी एक ही अकाउंट से। फिर इन्हें इन पे संदेह होने लगता है और वो सबके पीछे लग जाते हैं। तभी हम निकोलस और लियान को देखते हैं और ये दोनों उस चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं जहाँ पर उस हैकर ने इन्हें आने के लिए कहा था। लेकिन बहुत देर के बाद जब यहाँ पे कोई नहीं आता तब निकोलस अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो सिस्टम को देखता है। तब उसे पता लगता है कि यहाँ के CCTV के एक्सेस किसी और के पास ही है और वो तब से इन्हें देख रहा था कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर इस चीज को देखते ही अब निकोलस इस सिस्टम के हर एक चीज को चेक करने लगता है कि आखिर इसका एक्सेस किसके पास है और इस सारे CCTV को कौन देख रहा है। तब उसे उस आदमी का IP एड्रेस मिल जाता है, इसीलिए वो उससे बात करने लगता है और ट्रैक करने के बाद उसे पता लगता है कि IP एड्रेस यूक्रेन का है। तभी वो आदमी बात करता है यहाँ पे निकोलस से और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब निकोलस अपना नाम बताता है घोस्टमैन। फिर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जल्दी ही तुम्हारी मौत होने वाली है। फिर निकोलस अपने आप को लॉकआउट करता है और बाहर आकर के लियान को लेकर के निकलने लगता है, लेकिन कुछ लोग अभी इन्हें मारने आ रहे हैं और निकोलस को ये बात पता है, इसीलिए वो बड़े ही चालाकी के साथ उन्हें चकमा दे देता है। और जैसे ही बाहर आता है वो सबसे पहला कॉल करता है कैरल को और उसे पूरी बात बताता है कि किसी ने जानबूझ के लुजाना को मारा था और वो ईमेल एड्रेस छोड़ा था उसके सिस्टम में ताकि हम उनसे कांटेक्ट कर सके और यहाँ तक आ सके। ये सब कुछ उनकी साजिश थी। फिर वो चेन से बात करता है और उसे भी पूरी बात बताता है। तब चेन कहता है कि उन लोगों ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, इसलिए अब हमें सावधान रहना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी उनके करीब पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि वो यूक्रेन में है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वहाँ से वो किसी प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर रहा हो। और चेन ये भी बताता है कि 3 लोगों ने पैसे निकाले हैं और उन लोगों ने अब तक $73 मिलियन को निकाल लिया है। तभी लियन आती है यहाँ पे निकोलस के पास और हमें पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं, इसीलिए एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर लियान निकोलस को कहती है कि हमें अभी के अभी हांगकांग जाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने पहला सिस्टम वहीं पे हैक किया था, वहाँ के पावर प्लांट को। फिर ये दोनों पहुँचते हैं हांगकांग और वहाँ के आदमी से बात करते हैं। तब वो कहता है कि हम लोग समंदर के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम उस सिस्टम को फिर से ठीक कर सकें और वहाँ पे सब कुछ ठंडा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कुछ भी काम का वहाँ पे मिलेगा, सारी चीजें लगभग तबाह हो चुकी हैं। तब लियन कहती है कि ऐसा नहीं होता, अगर सिस्टम में कुछ भी हुआ होगा तब सारी चीजें मेमोरी डंप में होंगी और अगर हमें वहाँ का हार्ड ड्राइव मिल जाए तब हम कम से कम वहाँ के IP एड्रेस का पता लगा पाएंगे जिसने भी इस सिस्टम को हैक किया था। फिर ये आदमी बताता है कि वो कमरा अभी भी बहुत ही गर्म है और उसे ठंडा करने में हमें थोड़ा वक्त लगेगा, तभी हम वहाँ तक जा पाएंगे। तभी इन्हें पता लगता है कि वेस मार्शल इन्हें बुला रहे हैं और उसके साथ साथ कैरल भी, क्योंकि उन्हें एलेक्स नाम का एक आदमी मिला है जिसके पास कुछ जानकारियां हैं। फिर ये लोग पहुंचते हैं एलेक्स के पास। तब एलेक्स इन्हें पैसों की पूरी डिटेल बताता है कि आखिर वो पैसे कहाँ पे हैं और अब तक उन पैसों को कोई भी लेकर के भागा नहीं है, वो अकाउंट में पड़े हैं और ये 3 लोग हैं। तब निकोलस एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि ये तीनों बात कैसे करते हैं। तब एलेक्स कहता है कि ये तीनों कभी भी बात नहीं करते। फिर कैरल निकोलस से पूछती है कि इनकी जगह अगर तुम होते तब तुम क्या करते। फिर निकोलस कहता है कि जितनी जल्दी हो सकता मैं सारे पैसों को लेकर के गायब हो जाता, क्योंकि पैसों के साथ कुछ भी हो सकता है और पैसों की ही मदद से मैं पकड़ा जाता। तभी यहाँ पे निकोलस को चीजें समझ में आने लगती हैं और वो कहता है कि ये सिर्फ 3 नहीं है, इनका कोई मुखिया भी है जो इन्हें बता रहा है कि इन्हें क्या करना है, इसीलिए पैसे अभी भी वहीं के वहीं हैं। फिर वो इनके डेटा को ट्रेस
ट्रेस करने लगते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ आते और जाते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि ये तीनों अलग अलग रूट से आते हैं, लेकिन ये रूट आकर के एक जगह पे मिलता है, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये तीनों कौन है। फिर वो वहाँ के सारे लोगों पे नजर रखते हैं और सबको देखने के बाद इन्हें एक नाम मिलता है और वो नाम है इलियास कसार। और इलियास यहाँ पे हमेशा ही आते रहता है। एक वही ऐसा आदमी है जो हमेशा ही इस लोकेशन पे आता है। फिर ये लोग इलियास का पूरा डाटा निकालते हैं और अगले दिन निकोलस पहुंचता है उस जगह पे और अपने फोन से सारे के सारे सिग्नल्स को स्कैन करने लगता है। तब उसे पता लगता है कि हैकर्स बहुत ही चालाक हैं। ये लोग ब्लूटूथ के सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी संदेश को भेजने के लिए, और जैसे ही इन्हें संदेश मिलता है ये लोग मैसेजेस को डिलीट कर देते हैं। फिर ये सारी जानकारियां अब निकोलस बताता है कैरल को। तब कैरल कहती है कि क्या तुम इनक्रिप्ट कर सकते हो उनके संदेश को? तब वो कहता है कि हाँ, लेकिन ये संदेश बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इनमें कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा। फिर इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी इन्हें पता लगता है कि सारे पैसों को ट्रांसफर कर दिया है कसिनो में। फिर इस बात को सुनते ही ये लोग चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि उन्हें पता लग रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। इसीलिए लोग इलियास पे नजर रखने लगते हैं, लेकिन जल्दी इलियास को भी इस बात का आभास हो जाता है। फिर वो अचानक से यहाँ से भागने लगता है और इन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगती, लेकिन ये लोग उसके आदमियों का पीछा करने लगते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गोलीबारी होती है। तब इलियास यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है। वो अपने कुछ पैसों को छोड़ देता है यहाँ के जहाज पे और खुद अकेला भाग जाता है शहर की तरफ। इसीलिए ये लोग वापस आ जाते हैं। तभी चेन कॉल करता है निकोलस को और बताता है कि पावर प्लांट की गर्मी को कम कर दिया गया है और अब कहीं हम वहाँ पे जा सकते हैं। तब ये सारे लोग पहुँचते हैं पावर प्लांट और जाते हैं सिस्टम के पास, और सिस्टम को खोलते ही इन्हें हार्ड ड्राइव मिल जाता है। तब निकोलस सारा डेटा निकालने लगता है। तब उसे पता लगता है कि यह हार्ड ड्राइव करप्ट कर गया है। फिर वो सोच में पड़ जाता है और जाता है कैरल के पास और कहता है कि जब तुम लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था तब मैंने भी अपने डेटा को करप्ट करवा दिया था और मुझे लगा था कि इन सबको रिकवर करना एकदम नामुमकिन है, लेकिन तुम लोगों ने सारी चीजों को रिकवर कर लिया। आखिर कैसे? फिर कैरल कहती है कि एनएसए ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है ब्लैक विडो और वो सुपर कंप्यूटर की मदद से चलता है। उसका एक्सेस हमें बहुत ही कम समय के लिए मिला था और उसी की मदद से हमने तुम्हारे सारे डेटा को निकाला था। तब इस बात को सुनते ही निकोलस कहता है कि मुझे उसका एक्सेस कैसे मिलेगा? तब कैरल कहती है कि वो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो एनएसए में कॉल घुमाती है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। फिर वो निकोलस को कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तब निकोलस कहता है कि वो लोग तुम्हें रिमोट लॉगिन देते हैं ना, और कैरल कहती है कि हाँ। फिर वो कहता है कि मैं हैक कर सकता हूँ उनके सिस्टम को। तब कैरल उसे आगाह करती है और कहती है कि अगर एनएसए को इस बारे में भनक भी लगी तब वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब निकोलस काम पे लग जाता है और वो एनएसए के सुपरवाइजर का नाम पूछता है और वो सिस्टम पे लग जाता है, लेकिन वो यहाँ के बाकी लोगों को कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर बाद में एनएसए मेरे पीछे आई तब उन्हें भनक ना लगे कि तुम लोग भी मेरे साथ थे। फिर सारे लोग जाने लगते हैं, लेकिन लियान यहाँ से नहीं जाती। वो कहती है कि वो साथ ही रहेगी। तब निकोलस काम पे लग जाता है और वो मैसेज करता है उसी आदमी को और कहता है कि मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ। अभी थोड़े समय पहले तुम्हारी बात हुई थी FBI से, इसीलिए मुझे लगा कि हमारी सिक्योरिटी में छेड़छाड़ हो सकता है, इसीलिए तुम इस पासवर्ड को बदल दो। फिर वो आदमी एक PDF भेजता है और पासवर्ड को बदलने लगता है, लेकिन इस PDF की मदद से अब निकोलस सारी चीजों को देख पाता है कि वो नया पासवर्ड कौन सा टाइप कर रहा है। फिर जैसे ही निकोलस को ये सारी बातें पता लगती हैं, वो ब्लैक विडो के सिस्टम में घुस जाता है और सारे के सारे डेटा को रिकवर कर लेता है जो अब तक लॉस्ट हो गया था। तब उसे पता लगता है कि सारे के सारे हैकर्स बहुत ही चालाक हैं। इसने दुनिया के सबसे खतरनाक होस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है जिन्हें कोई भी हैक नहीं कर सकता, और उसके साथ साथ इन लोगों ने अपने ट्रांजैक्शन के लिए सैटेलाइट शॉट का इस्तेमाल किया है। इसकी मदद से आप सैटेलाइट का कनेक्शन थोड़ी देर तक ले सकते हैं, लेकिन ये चीज बहुत ही महंगी होती है। लेकिन इन हैकर्स ने इसके सारे पैसे भरे हैं और इसीलिए उन लोगों ने इतनी आसानी से इतने सारे पैसों को चुराया और इतने सारे हैकिंग को भी अंजाम दिया। फिर ये लोग इन गुत्थी को सुलझा ही रहे होते हैं, तभी एनएसए को पता लग जाता है कि निकोलस ने क्या किया है। इसीलिए वो हर जगह ये ढिंढोरा पीट देते हैं कि निकोलस हमारी टेक्नोलॉजी ब्लैक विडो को बेच रहा है चाइना को, इसीलिए अभी के अभी उसे गिरफ्तार करो। तब ये बात चेन को पता लग जाती है, इसीलिए चेन तुरंत मैसेज करता है लियान को और कहता है कि निकोलस को बोलो जल्दी वहाँ से भागे। तभी सारे लोग जाते हैं कैरल के पास। तब उन्हें पता लगता है कि निकोलस यहाँ से भाग चुका है, लेकिन जब वो उसके ट्रैकर को ट्रैक करते हैं तब उन्हें पुराना लोकेशन नजर आता है। फिर उन्हें पता लगता है कि इसे निकोलस ने बदल दिया था, अभी जल्दी रिफ्रेश नहीं हो रहा। तभी हम निकोलस और लियान को देखते हैं और निकोलस लियान को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब हमारे साथ रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। तभी हम चेन को देखते हैं गाड़ी में, और अभी चेन गाड़ी से बाहर आता तब तक इलियास उस पर RPG छोड़ देता है, इसीलिए उसकी पूरी की पूरी कार ब्लास्ट हो जाती है और इसी में चेन की मौत भी हो जाती है। तब वो लोग निकोलस और लियान को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे यहाँ पे कैरल आ जाती है और मार्क भी और उनकी टीम। फिर यहाँ पे घमासान लड़ाई होने लगती है, लेकिन इन हैकर्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वो गोलियां चलाते हैं और कैरल और मार्क दोनों को मार देते हैं। तब तक लियान और निकोलस यहाँ से निकल पड़ते हैं
और वो पहुंचते हैं मलेशिया में, क्योंकि थोड़े समय पहले उन लोगों ने हैकर के सिस्टम को देखा था जो मलेशिया के कुछ पावर प्लांट्स को स्कैन कर रहा था। इसीलिए लोग जैसे ही यहाँ पे पहुंचते हैं इन्हें एक प्लांट के बारे में पता लगता है और उसके साथ साथ 5 और माइनिंग कंपनीज के बारे में। तब निकोलस को सारी बातें समझ में आने लगती हैं और वो लियान को बताता है कि उन लोगों ने जानबूझ के हांगकांग में प्लांट को हैक किया, क्योंकि वो पता लगाना चाहते थे कि वो हैक कर सकते हैं या नहीं। और यहाँ पर भी वो लोग यही करने वाले हैं, वो यहाँ के सिस्टम को हैक करेंगे और सारे के सारे माइनिंग प्लांट्स में पानी भर देंगे, जिससे यहाँ पे हर जगह कमी होने लगेगी और सारी चीजों का दाम गिर जाएगा। फिर जब सबका दाम नीचे गिरेगा तब वो अपने 73 मिलियन डॉलर्स का इस्तेमाल करेंगे और उन पैसों को वो इतना ज्यादा बढ़ा देंगे जितना किसी ने सोचा भी नहीं है। इसीलिए अब हमें उनके सारे के सारे प्लान पे पानी फेरना है और अब इन्हें पता लग गया है कि वो सारे के सारे हैकर्स इंडोनेशिया में हैं। इसीलिए लोग पहुंचते हैं इंडोनेशिया और वहां जाने के बाद ये लोग प्लान करते हैं कि कैसे ये लोग उनके सिस्टम में घुस सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले ये लोग वैन का एक्सीडेंट करवाते हैं, जिससे सारे लोगों का ध्यान उधर भटक जाता है। फिर इस चीज का फायदा उठा करके निकोलस घुस जाता है कंट्रोल रूम में और उसे मिल जाता है उनके कंप्यूटर का एक्सेस। फिर वो कंप्यूटर को सिंगल यूजर मोड में डाल देता है और सिंगल यूजर मोड में डालने के बाद ये होता है कि अब उसकी एक्टिविटी को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। फिर वो पूरे सिस्टम की सारी चीजों को देखता है। तब उसे पता लगता है कि इन लोगों ने 73 मिलियन डॉलर्स को यहाँ के एक लोकल बैंक में ट्रांसफर किया है। इसीलिए वो लियान को भेजता है उस बैंक में। तब लियान बैंक में जाती है और उन्हें कहती है कि थोड़ी देर में मेरा प्रेजेंटेशन है, लेकिन मेरा पेनड्राइव खुल नहीं रहा, क्या आप इसे अपने सिस्टम में लगा के मुझे एक कॉपी दे सकते हैं। फिर इस बात को सुनते ही वो लोग सिस्टम में इसके पेनड्राइव को लगा देते हैं और पेनड्राइव के लगते ही निकोलस को एक्सेस मिल जाता है पूरे बैंक का। उसे पता लगता है कि इलियास ने सारे के सारे 73 मिलियन डॉलर्स यहीं पे रखे हैं। फिर वो उन सारे पैसों को चुरा लेता है और इनके कंप्यूटर में एक संदेश छोड़ देता है और अपना नंबर भी। फिर इस चीज को देखते ही इलियास उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब निकोलस कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा भी कोई बॉस है, मेरी बात उससे करवाओ। तब इलियास अपने बॉस से बात करवाता है जिसका नाम है सड़ाक। फिर सड़ाक भी यही बात पूछता है निकोलस से कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तब निकोलस कहता है कि जब तुम अपने काम को पूरा कर दोगे तब मुझे उसमें से एक हिस्सा चाहिए, और अगर तुम एक हिस्सा देने का वादा करोगे तब मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। तब सड़ाक कहता है कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब निकोलस भी मान जाता है और वो सबसे पहले अपने पूरे शरीर पे पेपर्स बांधता है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पे क्या होने वाला है। फिर वो अपने पास कुछ हथियार रखता है और उस जगह पे पहुँचता है जहाँ पे सड़ाक ने उसे बुलाया है, लेकिन वहाँ जाते ही इस पे हमला होने लगता है। लेकिन निकोलस अपने सामने जैसे ही सड़ाक को पाता है वो उसे मार देता है और उसके बाद वो पहुंचता है इलियास के पास और उसे भी मार देता है, क्योंकि उसे चेन का बदला लेना था। फिर इन्हें मारते ही वो यहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन अब वो बुरी तरीके से घायल हो चुका है। इसलिए लियान उसे लेकर के यहाँ से बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद वो उसका उपचार करवाती है। फिर थोड़े समय के बाद ये दोनों मलेशिया से बाहर निकल जाते हैं और अब इनके पास 73 मिलियन डॉलर्स भी हैं और पुलिस भी इन्हें ट्रैक नहीं कर सकती। इसीलिए इन पैसों के साथ ये लोग हमेशा के लिए यहाँ से फरार हो जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।